हम लोग पढ़ रहे थे एवोल्यूशन, और एवोल्यूशन का हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट कर लिया था, और साथ में मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था उसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ। और ओरिजिन ऑफ लाइफ में जितनी भी थ्योरीज थी लाइफ के ओरिजिन से रिलेटेड वो भी हम कवर कर चुके थे, और उसमें जो भी साइंटिस्ट थे और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस थे उन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज की जो टॉपिक या आज का जो टॉपिक मैं शुरू करने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन। कि एवोल्यूशन हुआ है, इस चीज का क्या एविडेंस है, इस चीज का क्या सबूत है कि एवोल्यूशन हुआ है। तो इसमें सबसे पहला जो एविडेंस हमें पढ़ना है, जो सबसे पहला एविडेंस हमें पढ़ना है वो है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। तो सबसे पहले एक वर्ड जो आपके सामने आया है पैलियोंटोलॉजी, इसका मतलब क्या है? पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी, यहां पे भी आप ए लगा दीजिएगा। पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी का मतलब है बेटा स्टडी ऑफ फॉसिल्स। हम फॉसिल की जो स्टडी करते हैं उसी चीज को पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नोन एज पैलियोंटोलॉजी बेटा। तो यहां पे फॉसिल्स को हम एविडेंस मान के चलते हैं कि जो फॉसिल्स हैं वो हमें ये बताते हैं कि पास्ट में भी कुछ अलग अलग लाइफ फॉर्म इस अर्थ पे रही हैं, जो या तो इवॉल्व होके कुछ नई स्पीशीज जिन बना लिया है उन्होंने, या वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, और कुछ ऐसी हैं जो फॉसिल्स हमें बताते हैं कि कनेक्टिंग लिंक्स भी हैं, या किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी एनिमल का जो एवोल्यूशन हुआ है वो किस तरीके से हुआ वो भी हमें फॉसिल बताता है। तो फॉसिल बेसिकली क्या होगा, पहले फॉसिल की डेफिनेशन जान लेते हैं कि फॉसिल्स क्या होते हैं। तो फॉसिल्स होते हैं बेटा जो भी एनिमल्स और प्लांट्स के प्रिजर्व्ड रिमेन्स हैं, या कहूं ट्रेसेस हैं, या ट्रेसेस हैं, और वो एनिमल्स और प्लांट्स जिनके प्रिजर्व्ड रिमेन्स या ट्रेसेस प्रेजेंट हैं वो कभी पास्ट लाइफ में इस अर्थ के ऊपर प्रेजेंट रहे हों, वो कभी पास्ट लाइफ में इस अर्थ के ऊपर प्रेजेंट रहे हों और वो दब चुके हों, दे गेट बरीड इन रॉक, आर नोन एज फॉसिल्स। अच्छा, ये जो फॉसिल्स हैं जिन्हें मैंने बताया कि ये क्या है, किसी भी एनिमल या प्लांट के प्रिजर्व्ड रिमेन्स या ट्रेसेस जो कभी पास्ट लाइफ में इस अर्थ पे रहे थे, उन एनिमल और प्लांट के ट्रेसेस जो रॉक्स के अंदर बरीड हो चुके हों उन्हें हम फॉसिल कह रहे हैं। अब वो फॉसिल्स हमें किस किस फॉर्म में मिल सकते हैं? तो फॉसिल्स हमें बेटा कई फॉर्म में मिल सकते हैं। या तो वो हमें मोल्ड की फॉर्म में मिल सकते हैं, मोल्ड्स मतलब इम्प्रेशन की फॉर्म में, इम्प्रेशंस उनके मिल सकते हैं, अभी बताऊंगा किस किस तरीके के बन सकते हैं। या तो वो बेटा कास्ट की फॉर्म में मिल सकते हैं, ठीक है, या तो मोल्ड की फॉर्म में मिल सकते हैं या कास्ट की फॉर्म में मिल सकते हैं, या हमें वो ड्राई पेट्रीफाइड हार्ड फॉर्म में, या ऐसे कह दीजिएगा ड्राई हार्ड पेट्रीफाइड फॉर्म, पेट्रीफाइड फॉर्म में मिलते हैं। इन सारी फॉर्म्स में हमें फॉसिल्स मिल पाएंगे, या तो मोल्ड की फॉर्म में मिलेंगे, या कास्ट की फॉर्म में मिलेंगे, या ड्राई हार्ड पेट्रीफाइड फॉर्म की जो है, ये सारी फॉर्म्स में ये हमें फॉसिल्स मिल सकते हैं। अब यहाँ पे बात ये है कि ये फॉसिल्स बेसिकली कैसे बनते हैं। तो फॉसिल्स बनते हैं बेटा कि किसी भी ऑर्गेनिक, जैसे प्लांट या एनिमल है, कोई भी प्लांट या एनिमल है
वो बेसिकली दब गया जमीन के नीचे, ठीक है, वो जमीन के नीचे दब गया, वो बरीड हो गया। तो इन प्लांट या एनिमल का क्या हो, डिके हो। अब ये डिके ऐसे नहीं है कि एकदम फास्ट डिकम्पोजिशन हो जाएगा तो फॉसल बन जाएगा, नहीं, फिर तो खत्म हो जाएगा। उसका डिके हो पैसेज ऑफ टाइम के साथ, धीरे धीरे पैसेज ऑफ टाइम के साथ में उसका डिके होना चाहिए, और वहां पे एक्सचेंज होना चाहिए, वहां पे एक्सचेंज होना चाहिए किसी मॉलिक्यूल का। जैसे कोई सपोज करो ये कोई फिश थी, जो ये फिश थी जो बेसिकली दब गई थी, फॉर एग्जाम्पल इट गेट बरीड। अब इसका फॉसल बनने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। कैसे स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे इस फिश में से कोई एक मॉलिक्यूल बाहर निकले और इस मॉलिक्यूल को एक्सचेंज करने के लिए कोई दूसरा मॉलिक्यूल आ जाए। एक मॉलिक्यूल यहाँ से गया और दूसरा मॉलिक्यूल ने उसे एक्सचेंज कर दिया। अब ये जो मॉलिक्यूल यहाँ से गए थे इसकी बॉडी में से, उनको एक्सचेंज करने वाले मॉलिक्यूल कौन हो सकते हैं, या तो हो सकते हैं वो आयरन पायराइट या सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल से एक्सचेंज करवा के वहां पे आयरन पायराइट या सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाए, तो इसका स्ट्रक्चर एज इट इज बिना डिसरप्ट हुए प्रिजर्व हो जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम पेट्रिफिकेशन कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम पेट्रिफिकेशन कहते हैं। पेट्रिफिकेशन वो प्रोसेस है जिससे हमें फॉसल्स बन पाते हैं, या जिसके बाद हमें ड्राई हार्ड पेट्रीफाइड फॉर्म में कोई भी पास्ट लाइफ का एनिमल या प्लांट मिल पाता है, वो पेट्रिफिकेशन होने की वजह से है। मैंने बताया कोई प्लांट या एनिमल वो दब जाए, उसका डिकम्पोजिशन हो विद पैसेज ऑफ टाइम, और वहां पे एक्सचेंज हो मॉलिक्यूल फॉर मॉलिक्यूल की बदले दूसरा मॉलिक्यूल गया, और वो मॉलिक्यूल जो वहां पे लगे जाके वो या तो आयरन पायराइट हो सकते हैं, या सिलिका हो सकते हैं, या कैल्शियम कार्बोनेट हो सकते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को जिसमें फॉसल बना उसे हम पेट्रिफिकेशन कहेंगे। दैट इज नोन एज पेट्रिफिकेशन बेटा, उसे पेट्रिफिकेशन कहा जाता है। और उसके अलावा बेटा कभी कभी क्या होता है कि जो एनिमल के पास्ट लाइफ में एक्सक्रीटा है, वही एक्सक्रीटा फॉसल्स के तौर पे प्रेजेंट रहे हों, तो उन्हें हम लोग कहते हैं कॉप्रोलाइट। ठीक है, मैं बोल दे रहा हूं क्या कि अगर किसी एनिमल का एक्सक्रीटा फॉसल बन जाता है तो हम उन्हें कहते हैं कॉप्रोलाइट, LITE, कॉप्रोलाइट। ठीक है, एक्सक्रीटा अगर फॉसल बन जाए तो वो कॉप्रोलाइट कहलाते हैं। और उसके अलावा बेटा एक प्रोसेस और होता है जिससे कोई प्लांट या एनिमल का पार्ट या फॉसल आपको ना मिले, लेकिन उसके जैसे इम्प्रिंट, एग्जैक्ट उसका रेप्लिका किसी रॉक के ऊपर छपा मिल जाए। ये ऐसे हो पाता है कि जैसे सपोज करो कोई चीज़ दो रॉक के बीच में दब गई, बाद में क्या हुआ, वहाँ पे जो ऑर्गेनिक मटेरियल था वो डिके हो गया, तो उसकी जो छाप थी, उसका जो इम्प्रेशन था वो उस रॉक के ऊपर रह गया। इस प्रोसेस को हम कंप्रेशन कहते हैं। कंप्रेशन में हमें क्या मिलते हैं, मैंने बताया एक प्रोसेस है जिसे मैं कह रहा हूं कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होता है, किसी भी एनिमल का या प्लांट का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का रेप्लिका रॉक्स के ऊपर मिल जाए, उस स्ट्रक्चर का रेप्लिका रॉक के ऊपर मिल जाए, तो उस प्रोसेस को हम कंप्रेशन कहते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन कहते हैं बेटा।
दैट इज नोन एज कंप्रेशन। अब अगली बात समझिएगा कि फॉसिल्स की मदद से हम क्या क्या पढ़ सकते हैं या क्या क्या जान सकते हैं। तो हम अगर फॉसिल की स्टडी करते हैं, हम फॉसिल्स की अगर स्टडी करते हैं तो फॉसिल की स्टडी करके हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। जैसे कि हमें पता चलता है इस अर्थ के ऊपर पास्ट में कौन से एनिमल रहते थे जो आज की डेट में एक्सटिंक्ट कर चुके हैं। तो सबसे पहला हमें पता चलता है बेटा एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में, हमें एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में पता चलेगा, जैसे कि डायनासोर्स, जैसे कि डायनासोर्स। ठीक है, डायनासोर्स को बारे में हमें कैसे पता चल पाया कि डायनासोर कभी पास्ट लाइफ में थे, ऐसे दिखते थे। उनके बेटा रिमेन्स मिले, उनके स्केलेटन मिले, उनके एग्स मिले, है ना। तो उनको देख के या उस स्ट्रक्चर को देख के जब असेंबल करके बनाया गया तो उनका एक स्ट्रक्चर बन के आया और उससे हम लोगों ने एक अंदाज़ा लगाया कि ये कुछ ऐसे से दिखते होंगे डायनासोर्स। तो एक्सटिंक्ट एनिमल्स जो कभी पास्ट लाइफ में थे और आज नहीं है, उनके बारे में हम जान सकते हैं फॉसिल की स्टडी करके कि ऐसे एनिमल भी कभी इस अर्थ पे थे। हम किसी भी एनिमल की रेस हिस्ट्री के बारे में पता कर सकते हैं। हम किसी भी एनिमल की रेस हिस्ट्री के बारे में, जैसे कि हॉर्स इवोल्यूशन, हम हॉर्स इवोल्यूशन के बारे में पता कर सकते हैं। अब यहाँ पे रेस हिस्ट्री या मैं कहूँ फाइलोजेनी के बारे में कैसे पता करेंगे, जैसे ध्यान से समझिएगा मेरी बात बेटा। हॉर्सेस जो आज की डेट में आप देख पाते हैं, जो मॉडर्न डे हॉर्सेस हैं, हमेशा से हॉर्स ऐसे नहीं दिखते थे। हॉर्सेस के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं। कभी पास्ट में जो हॉर्सेस थे वो बहुत छोटे हुआ करते थे, मतलब आप समझ लीजिए कि भेड़ या बकरी के बराबर उनका साइज हुआ करता था। उन्हें हम लोग ईओहिप्पस कहते थे। ईओहिप्पस के बाद में इवॉल्व होके वो मीजोहिप्पस बने, थोड़ा साइज उनका बड़ा हुआ और उनके जो लिम्स थे उसमें भी अंतर आया बेटा। फिर ईओहिप्पस के बाद मीजोहिप्पस बना, फिर मैरीचिप्पस बना, ठीक है। फिर इक्वस या मॉडर्न डे हॉर्स आज की डेट में जो आया है। तो उस मॉडर्न डे हॉर्स को इवॉल्व होने में बहुत लंबा समय लगा है। तो हमको कैसे पता चला कि हॉर्स के अंदर इवोल्यूशन हुआ है, कभी ये फॉर्म हुआ करती थी, आज ये फॉर्म है और के बीच की ये फॉर्म है। तो बेटा हमको फॉसिल्स मिले और उन फॉसिल की स्टडी करके हमें ये सारी चीज़ों का पता चल पाया। उसके अलावा तीसरी चीज़ जो हमें पता चल सकती है वो है बेटा कनेक्टिंग लिंक, वो है कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक, अब पहले ही तो इस वर्ड का मतलब जान लीजिए, कनेक्टिंग लिंक का मतलब क्या होता है। जैसे इस अर्थ के ऊपर जो हमारे सबसे पुराने डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं वो फिशेस हैं बेटा। तो फिशेस सबसे पहले इस अर्थ पे अराइज हुई थी। फिशेस के बाद में एम्फीबियंस बने थे, एम्फीबियंस के बाद में रेप्टाइल्स बने थे और रेप्टाइल्स के बाद में आपको एप्स और मैमल्स मिलेंगे, एप्स और मैमल्स मिलेंगे। तो अब बात ये है कि कभी ये जो रेप्टाइल हैं या फिशेस हैं वो एक रात को तो ऐसा नहीं होगा, रात को सोई थी तो ये फिशेस थी और सुबह उठी तो एम्फीबियन थी। रातों रात का तो प्रोसेस है नहीं। इनसे इनको बनने में काफ़ी लंबा समय लगा होगा, यहाँ से ये बनने में काफ़ी लंबा समय लगा होगा और बीच में कोई ना कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म आया होगा जिसके पास कुछ फीचर फिशेस वाले होंगे और कुछ फीचर्स जो है एम्फीबियन वाले होंगे। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दोनों की दोनों क्लासेस का फीचर रखता हो उन्हें हम कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कभी पास्ट में थे, जो कनेक्टिंग लिंक हैं, दोनों के फीचर्स रखते हैं, उन्हें हम कनेक्टिंग लिंक कहते हैं बेटा। तो कनेक्टिंग लिंक का एग्जाम्पल है रेप्टाइल्स और एव्स के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक माना गया जिसको आर्क्योपेट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो इनका एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूँ। इनका एग्जाम्पल है
आर्कियोपेट्रिक्स। आर्कियोपेट्रिक्स के की अगर बात करें तो जो आर्कियोपेट्रिक्स है ना बेटा, इसके पास दोनों के फीचर हैं। आर्कियोपेट्रिक्स के पास में दोनों के फीचर्स हैं। किस किस के फीचर्स हैं तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात। आर्कियोपेट्रिक्स के पास में बेटा बर्ड्स के फीचर भी हैं, एवियन फीचर्स भी हैं, और आर्कियोपेट्रिक्स के पास में बेटा रेप्टाइल वाले फीचर्स भी हैं, रेप्टाइल्स वाले फीचर भी हैं। एवियन फीचर क्या है इनके पास में बेटा बीक है। जैसे बर्ड्स के पास चोंच होती है, इनके पास बीक है। इनके पास में विंग्स हैं, इनके पास फेदर्स हैं। और रेप्टाइल्स के फीचर्स की बात करी जाए तो बेटा इनके जो बोन्स हैं वो हॉलो नहीं है। बर्ड्स की बोन हॉलो होती हैं, तो बोन्स इनकी जो है न्यूमेटिक नहीं है, आर नॉट न्यूमेटिक या हॉलो बोन्स नहीं है। ठीक है। इनके पास में जो जॉज हैं, उन जॉज के अंदर टीथ हैं, मतलब इनके पास बीक भी है और जॉ भी है और टीथ भी है। और इनकी फिंगर्स के आगे क्लॉज लगे होते हैं, पंजे हैं इनके पास में। तो आप ये देखिए, इसके पास रेप्टाइल वाले फीचर भी हैं और बेटा बेसिकली एवियन फीचर्स, दोनों फीचर्स इसके पास हैं। तो इससे पता चलता है कि जो आर्कियोपेट्रिक्स है वो जब रेप्टाइल इवॉल्व होके एप्स बन रहे होंगे, उनके बीच का ये कनेक्टिंग लिंक माना गया इसे बेटा। और उसके अलावा जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनकी स्टडी करके हम ये पता कर सकते हैं कि जो पास्ट लाइफ में एनिमल्स रहे हैं वो कितने पुराने हैं। मतलब जितना ज़्यादा गहरा, जितनी ज़्यादा डेप्थ पे कोई फॉसिल मिलेगा उतना ही वो पुराना होगा। जितना डिगिंग करते टाइम सेडिमेंट्री रॉक्स में या लेयर्स में जितना ऊपर कोई हमें जो फॉसिल मिले वो उतना ही नया होगा। लेकिन किसी भी फॉसिल की स्टडी करने के लिए या फॉसिल की एज को पता करने के लिए कई प्रोसेस होते हैं, जिसमें से एक प्रोसेस है कार्बन डेटिंग। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं कार्बन डेटिंग। और एक प्रोसेस होता है जो सबसे सटीक माना जाता है, जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड। ये सबसे एक्यूरेट मेथड माना गया है बेटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सबसे एक्यूरेट मेथड जिससे किसी भी फॉसिल की एज पता की जा सकती है वो है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड। ठीक है जी। तो ये तो रही बात बेटा किसकी, हमारे फॉसिल्स की, या जिसे मैंने कहा पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस की। अब अगली बात हम लोग कर लेते हैं, दूसरा एविडेंस जो हमें पढ़ना है वो है मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। यहाँ पे दूसरा एविडेंस मैं हेडिंग लिख रहा हूँ, वो है मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। देखिए, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस में हमें दो तरीके के ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करनी है। सबसे पहले वाले जो ऑर्गन हमें पढ़ने हैं उन्हें मैं कह रहा हूं होमोलोगस ऑर्गन, और दूसरे वाले होते हैं जिन्हें मैं कहूँगा एनालॉगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन्स। अब इन दोनों में अंतर क्या है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात बेटा। इस वाले पार्ट पे आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे देखने के लिए, नीट में भी और बोर्ड में भी, दोनों में ही इनसे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे होमोलोगस ऑर्गन की बात करी जाए तो बेटा होमोलोगस ऑर्गन्स वो होते हैं जो बिल्ड अप होते हैं,
जो बिल्ड अप होते हैं ऑन सेम स्ट्रक्चरल प्लान एंड origin but function differently। मैं बोल रहा हूं वो ऑर्गन जो बिल्डअप है सेम स्ट्रक्चरल प्लान पे और उनका ओरिजिन भी सेम है लेकिन उनका फंक्शन डिफरेंट है। मतलब दूसरी भाषा में आप कहें वो ऑर्गन जो स्ट्रक्चरली सेम है, उनका ओरिजिन भी सेम है, पर फंक्शंस डिफरेंट हैं, उन्हें हम होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। या आप एक और कह सकते हो कि सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन। आपको याद रखना है तो रख सकते हो सेम स्ट्रक्चर पर डिफरेंट फंक्शन। ठीक है जी। अब इसी के उल्टा आप कर लें, एनालॉगस ऑर्गन में आप इसी की उल्टी डेफिनेशन लिख दें, बस बदल दें थोड़ा सा बेटा, उसको मैं कहूँ तो रेसिप्रोकेट कर दें उसको जो डेफिनेशन है। मतलब आप ये कह सकते हो कि दे आर बिल्ड अप ऑन डिफरेंट स्ट्रक्चरल प्लान but have same function। इनका जो फंक्शन है वो सेम होता है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन। इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है और जो इनका फंक्शन है वो सेम होता है। तो ये तो रही बात एनालॉगस ऑर्गन की। अब यहाँ पे बात ये कर लेते हैं इनके अंदर एग्जाम्पल्स क्या हैं और इनके साथ में जो छोटे छोटे टॉपिक हैं। यहाँ पे हमें पढ़ना है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को और यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो आइए बात कर लेते हैं पहले कि होमोलोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल्स कौन से हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं होमोलोगस ऑर्गन के। यहां पे सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूं एनिमल्स के रेस्पेक्ट में एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ह्यूमन हैंड, चीताज फुट, हॉर्स फोरलिम, whale flipper and bat wing। अब ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ह्यूमन हैंड हो गया, चीता का फुट हो गया, हॉर्स का फोरलिम हो गया, वेल का फ्लिपर हो गया, बैट का विंग हो गया। ये सब सेम स्ट्रक्चरल प्लान पे बने होते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको इनका जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में सेम बोन की एनाटॉमी मिलती है। इन सब के पास में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजीज सब देखने के लिए आपको मिलती हैं। मतलब आप अगर शुरुआत करें, जैसे मैं ह्यूमन हैंड की बात करता हूं सबसे पहले, तो ह्यूमन हैंड के अंदर आपको रेडियस मिलेगा, आपको ह्यूमरस मिलेगा, रेडियस अल्ना मिलेगी, कार्पल्स होती हैं, मेटाकार्पल मिलेंगी, ठीक है, मेटाकार्पल मिलेंगी,
और बेटा डिजिट्स या फेलेंजीज मिलेंगी, ठीक है, डिजिट्स या फेलेंजीज मिलेंगी। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजीज, ठीक है, ये आपको ह्यूमन हैंड के अंदर मिलता है। आप इसी तरीके से बात करें चीता फुट की, चीतास फुट की, तो चीता फुट के अंदर भी आपको क्या मिलेगा बेटा, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। तो चीता फुट के अंदर भी ह्यूमरस होगी, ठीक है, इसी तरीके से रेडियल अल्ना लगे होंगे, कार्पल होते हैं, इस तरीके से मॉडिफाइड मेटाकार्पल्स होते हैं, और ये इस तरीके से इनके फेलेंजीज मिलेगी, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे चीता फुट के अंदर आपको ह्यूमरस मिलेगा, रेडियस मिलेगा, अल्ना मिलेगा, ठीक है, कार्पल मिलेंगे, मेटाकार्पल मिलेंगे और फेलेंजीज मिलेंगी, है ना। अब इसी तरीके से आगे की बात करी जाए तो अगर आप वेल के फ्लिपर की बात करते हैं, आप अगर वेल के फ्लिपर की बात करते हैं तो वेल के फ्लिपर में आपको इस तरीके से ह्यूमरस मिलेगी, रेडियस अल्ना मिलेगी, कार्पल मिलेंगी, ठीक है, मेटाकार्पल मिलेंगी और फिर उनके आगे बेटा आपको फेलेंजीज देखने के लिए मिलेंगी, उनके आगे आपको फेलेंजीज देखने के लिए मिलेंगी, इस तरीके से इनकी आपको जो है फेलेंजीज देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है जी। तो अगर आप इनके स्ट्रक्चर को देखें तो इसके चारों तरफ इस तरीके से आपको मसल का फ्लैप मिलेगा। अब अगर आप करें बात बैट के विंग की, मैं इनको नामकरण कर दे रहा हूँ, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजीज या डिजिट्स। और लास्ट अगर बात करूँ मैं बात करूँ बैट के विंग की, बैट के विंग की, बैट के विंग में आपको इस तरीके से ह्यूमरस मिलेगी, ऐसे रेडियस और अल्ना मिलेगा, इस तरीके से कार्पल मिलेगी, मेटाकार्पल मिलेंगी, ठीक है, और इनके आगे फेलेंजीज आपको ऐसे देखने के लिए मिलती है, ठीक है, इस तरीके से फेलेंजीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। और इनके चारों तरफ आपको, ठीक है, इनके चारों तरफ आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, इस तरीके से मसल का फ्लैप डेवलप हो जाता है, इस तरीके से इनके चारों तरफ, पैटेजियम के चारों तरफ आपको फ्लैप देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे भी आपको ह्यूमरस मिला, रेडियस अल्ना मिला, कार्पल मिले, मेटाकार्पल मिले और फेलेंजीज मिले। तो ये जो स्ट्रक्चर है आप अगर देख पा रहे हो, सबके पास में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजीज, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजीज, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, मेटाकार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजीज सिमिलरली है। तो ये सारे ऑर्गन देखिए, इन सारे ऑर्गन्स में चाहे अलग अलग स्पीशीज क्यों ना हो, ये इन सब के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, सेम स्ट्रक्चरल प्लान देखने के लिए मिल रहा है, सेम एनाटॉमिकल प्लान मिल रहा है। इनका ओरिजिन भी सेम है क्योंकि इनके एंसेस्टर सबके सेम है, क्योंकि ये सारे के सारे मैमल्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं बेटा, मैमल्स हैं, इनका सेम स्ट्रक्चरल प्लान है, लेकिन इन सब के काम अलग अलग हैं। मतलब आप ह्यूमन हैंड से शुरुआत करें तो ह्यूमन हैंड मल्टीपर्पस, किसी चीज़ को होल्ड करने में, ग्रास्प करने में, और भी बहुत सारे मल्टीपर्पस यूज़ हैं जो ह्यूमन हैंड करता है। चीता फुट बेसिकली उन्हें फास्ट रन करने में, अपने प्रे को पकड़ने में इनकी मदद करता है। आप अगर बात करेंगे वेल की फ्लिपर की तो ये इनको स्विम करने में मदद करता है। बैट विंग की बात अब करेंगे तो ये इनको उड़ने में मदद करता है। तो ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर हैं लेकिन बने हैं सेम स्ट्रक्चरल प्लान पे, इनको, इनकी जो एनाटॉमी है वो सेम है लेकिन फंक्शन सबके अलग अलग हैं। तो ऐसे ऑर्गन जो सेम स्ट्रक्चरल प्लान पे बने हों लेकिन उनका फंक्शन अलग होता हो, उन्हें हम होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं, उन्हें हम होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। और होमोलोगस ऑर्गन का और भी एग्जाम्पल है बेटा एनिमल्स में ही, एनिमल्स के अंदर ही, जैसे बेटा हार्ट हो गया, ठीक है, ब्रेन हो गया, ये सब होमोलोगस स्ट्रक्चर हैं इनके, ठीक है, हार्ट है, ब्रेन है, ये सब होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं प्लांट्स के रेस्पेक्ट में,
तो प्लांट्स में एक एग्जाम्पल है जो आपको बहुत कॉमनली पढ़ने के लिए मिलता है, वो है थॉर्न्स ऑफ बोगेनवेलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ क्यूक्यूरबिटा। मतलब अगर आप देख पाएं तो जो थॉर्न्स हैं ये भी मॉडिफाइड स्टेम ही है, ये मॉडिफाइड स्टेम है या शूट है, और टेंड्रिल भी मॉडिफाइड शूट है। लेकिन अगर काम की बात करें तो इनका काम है प्रोटेक्शन करना, ठीक है, और टेंड्रिल्स का काम है क्लाइंबिंग में सपोर्ट करना, ठीक है, इनको क्लाइंबिंग करने में या सपोर्ट देने में इनका रोल होता है। तो देखिए बने हुए हैं मॉडिफाइड स्टेम से, लेकिन दोनों के फंक्शन अलग हैं, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन बेटा। अगर लास्ट में अगर अगले पॉइंट की बात करूं तो होमोलोगस क्यों बने हैं, होमोलोगस ऑर्गन क्यों बने हैं? देखिए होमोलोगस ऑर्गन बेटा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से बने हैं। मैं यहाँ पे अगला टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूँ कि मैं लिख रहा हूँ कि जो फॉर्मेशन हुआ है होमोलोगस ऑर्गन का वो क्यों हुआ है बेटा? ये फॉर्मेशन होमोलोगस ऑर्गन का हुआ है ड्यू टू डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। अब ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है, पहले आप इसकी डेफिनेशन जानें, फिर हम आगे की बात करेंगे। देखिए डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब है कि जब कोई रिलेटेड ऑर्गेनिज्म या रिलेटेड एनिमल्स एक दूसरे से लेस सिमिलर दिखने लग जाएं इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड अडेप्ट इन डिफरेंट एनवायरनमेंट, उस चीज को होमोलॉजी या होमोलोगस और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कह देते हैं। मैं यहां पे कह दे रहा हूं क्या कि when related organism become less similar in order to survive and adapt in different environmental conditions is called divergent evolution। मैंने बोला कि जब रिलेटेड ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कम सिमिलर दिखने लगे क्योंकि उन्हें सरवाइव करना था और अडेप्ट करना था, किसमें? डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में, उस प्रोसेस को हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। सपोज ये एक एंसेस्टर था और इस एंसेस्टर के बहुत सारे अलग अलग मेंबर्स थे। अब इन मेंबर्स में से कुछ चले गए दूसरे हैबिटेट में, कुछ मेंबर चले गए दूसरे हैबिटेट में, कुछ मेंबर चले गए दूसरे एनवायरमेंटल हैबिटेट में या अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में, कुछ चले गए अदर एनवायरमेंटल कंडीशन में। अब जब दूसरी नई एनवायरमेंटल कंडीशन यहाँ पे इन्हें मिली, ठीक है, नया हैबिटेट इन्हें मिला, तो इस नए हैबिटेट के अंदर सरवाइव करने के लिए या अडेप्ट करने के लिए इन्होंने अपने अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस किए होंगे, और उन्हीं स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से उनका जो अंदर का स्ट्रक्चरल प्लान है वो तो नहीं बदला, लेकिन एक्सटर्नली वो एक दूसरे से अलग दिखने लग गए क्योंकि उन्हें वहाँ पे सरवाइव करना था, तो जैसे यहाँ पे एंसेस्टर के कई मेंबर रहे होंगे, कुछ पानी में चले गए। अब पानी के अंदर फोर लिम्ब का क्या काम, तो उन्होंने अपने फोर लिम्ब को मॉडिफाई किया, और फोर लिम्ब को मॉडिफाई करके उन्होंने क्या किया, फ्लिपर बना लिया, क्योंकि फ्लिपर ही बेसिकली पानी में काम कर आएंगे, उनको तैरने में मदद करेंगे।
इसी तरीके से ह्यूमन हैंड का अलग अपना एवोल्यूशन हुआ, इसी तरीके से चीता फुट का अपना अलग एवोल्यूशन हुआ, या वो अलग तरीके से वहाँ पे स्ट्रक्चर डेवलप हुए। अब बैट को बेसिकली फ्लाई करना था, तो फ्लाई करने के लिए उन्होंने अपने ही 4 लिम्ब को मॉडिफाई करके पेटेजियम बना लिया या अपने बैट का विंग बना लिया, जिसकी मदद से वो उड़ पाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक एंसेस्टर अलग अलग हैबिटेट में डाइवर्ज हुआ, और डाइवर्ज होने के बाद में वहाँ के एनवायरमेंटल कंडीशन में जाने के बाद एक दूसरे से थोड़े से लेस सिमिलर दिखने लग गए, क्योंकि उन्हें वहाँ पे सरवाइव करना था और अडेप्ट करना था। इस प्रोसेस को हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। और बेटा ध्यान रखना कि होमोलॉजी जो है वो हमें दिखाती है कॉमन एंसेस्ट्री। होमोलोगस ऑर्गन क्या दिखाते हैं? कॉमन एंसेस्ट्री को शो करते हैं। होमोलॉजी शोज या रिफ्लेक्ट कॉमन एंसेस्ट्री बेटा। और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि एक एंसेस्टर के मेंबर्स थे, मेंबर अलग अलग हैबिटेट में गए, अलग अलग हैबिटेट में अडेप्ट या सर्वाइव करने के लिए उन्होंने अलग अलग स्ट्रक्चर्स को डेवलप कर लिया, एक दूसरे से वो लेस सिमिलर दिखने लग गए। ठीक है, तो यहाँ पे अगली बात ये है, मैं लास्ट पॉइंट लिख दे रहा हूं कि होमोलॉजी रिफ्लेक्ट कॉमन एंसेस्ट्री को ये रिफ्लेक्ट करती है होमोलॉजी। तो ये तो रही बात बेटा होमोलोगस ऑर्गन की। लेते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स की। ठीक है, तो मैंने एनालॉगस ऑर्गन में बताया था कि वो ऑर्गन जो डिफरेंट स्ट्रक्चरल प्लान से बने होते हैं लेकिन उनका सेम फंक्शन होता है, या जिनका डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन होता हो, उन्हें हम एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं। अब इन एनालॉगस ऑर्गन के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, तो बेटा मैं लिस्ट बना दे रहा हूँ एग्जाम्पल्स की जो आपको पढ़ने होंगे एनालॉगस ऑर्गन के अंदर। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूँ इसके एनालॉगस ऑर्गन के एग्जाम्पल्स। सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपके सामने मैं लिखने जा रहा हूँ वो है विंग्स ऑफ इंसेक्ट, जो बने होते हैं काइटिन के फ्लैप से, और विंग्स ऑफ बर्ड्स जो कि मॉडिफाइड 4 लिम्ब है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, एक बना हुआ है काइटिन के फ्लैप से इसका विंग, और इस वाले का बना हुआ है मॉडिफाइड 4 लिम्ब से। ठीक है, तो दोनों बने तो डिफरेंट स्ट्रक्चरल प्लान पे हैं, लेकिन दोनों का फंक्शन क्या है? दे बेसिकली हेल्प देम टू फ्लाई, ये उनकी उड़ने में मदद करेंगे। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, आईज ऑफ ऑक्टोपस। अब ये जो ऑक्टोपस की आई है, इसके अंदर जो रेटिना वाला पार्ट है वो रेटिना डेवलप हुआ है इनकी स्किन से। और आईज ऑफ मैमल की आईज के अंदर जो रेटिना है वो डेवलप हुआ है बेटा एम्ब्रियोनिक ब्रेन से। अब देखिए, दोनों का ओरिजिन बिल्कुल अलग है, एक स्किन से रेटिना बन रही है, एक में एम्ब्रियोनिक ब्रेन से बन रही है, लेकिन दोनों का फंक्शन एक ही है, ये हेल्प करेंगे देखने में किसी चीज को। उसके अलावा तीसरा एग्जाम्पल यहां पे मैं लिख रहा हूं बेटा, ट्रैकिया ऑफ इंसेक्ट एंड लंग्स ऑफ मैमल। अब ध्यान से सुनना, ट्रैकिया जो है ये डिराइव्ड है एक्टोडर्म से,
जो एक्टोडर्म जर्म लेयर होती है उससे, और लंग्स है जो एंडोडर्म से डेराइव्ड है। लेकिन दोनों का काम है गैसियस एक्सचेंज करवाना, सेम फंक्शन है लेकिन ओरिजिन दोनों का अलग अलग है। इसी तरीके से फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। अब देखिए, डॉल्फिन एक मैमल है, पेंगुइन एक बर्ड है, ये एक मैमल है, लेकिन दोनों के पास में फ्लिपर है जिसका एक ही काम है, क्या करना बेटा, स्विम करने में इनकी मदद करना। उसके अलावा एक है बेटा एग्जाम्पल जिसे मैं कह रहा हूं पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। तो पोटैटो जो होता है ये मॉडिफाइड स्टेम है, और जो स्वीट पोटैटो है ये मॉडिफाइड रूट है। अब दोनों ही अलग अलग चीज है लेकिन दोनों का काम है स्टोरेज करना, दोनों का ही काम है क्या करना, फूड का स्टोरेज करना। तो ऐसे ऑर्गन, ये सारे एग्जांपल्स थे एनालॉगस ऑर्गन के, जिनका स्ट्रक्चरल प्लान या ओरिजिन डिफरेंट हो लेकिन फंक्शन सिमिलर होता हो, उन्हें हम एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा कि जैसे होमोलोगस ऑर्गन को बनाने में डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का रोल था, ठीक है, मैंने बताया था डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी कि जब रिलेटेड ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से लेस सिमिलर दिखने लग जाएं, सर्वाइवल करने के लिए और अडेप्ट करने के लिए डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में, उन्हें हम कहते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब इसी के जस्ट उल्टी डेफिनेशन आप एनालॉगस में मान लीजिए, यहाँ पे लिखा है व्हेन रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, मैं लिख दे रहा हूँ व्हेन अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म बिकम, यहाँ पे लिखा लेस सिमिलर, मैं कह दूंगा मोर सिमिलर, इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड अडेप्ट इन, यहाँ पे लिखा है डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन, यहाँ पे बोल दूंगा मैं सेम एनवायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, मतलब आपको ये डेफिनेशन ऐसे समझ में नहीं आएगी जब तक मैं लिखूंगा नहीं। तो ध्यान से समझिएगा, मैंने बताया कि जैसे होमोलोगस ऑर्गन बने हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से, इसी तरीके से जो फॉर्मेशन हुआ है एनालॉगस ऑर्गन का वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से हुआ है, वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से हुआ है। ठीक है, और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन देखिए, इसी के रेस्पेक्ट में लिख रहा हूं, व्हेन अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म become more similar in order to survive and adapt in same environmental condition, is known as convergent evolution। इसे हम कहेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है जी, तो मैंने बताया कि जब रिलेटेड ऑर्गेनिज्म अलग दिखने लग गए क्योंकि वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में चले गए थे, और यहाँ पे बोल रहा हूँ जब अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म एक दूसरे जैसे दिखने लग गए क्योंकि वो सेम एनवायरमेंटल कंडीशन में आ गए थे, उसे मैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कह रहा हूँ। यहाँ पे बताया था कि एक ही एंसेस्टर के कई मेंबर्स थे और वो जो मेंबर हैं वो अलग अलग हैबिटेट में गए। ये सब क्या है, ये सब डिफरेंट हैबिटेट हैं, ये सब क्या है, डिफरेंट हैबिटेट हैं।
और डिफरेंट हैबिटेट में डिफरेंट डिमांड हुई, डिफरेंट अलग अलग तरीके की उन्हें क्या नाम है स्ट्रक्चर्स की रिक्वायरमेंट हुई, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से अलग अलग दिखने लग गए। यहाँ पे क्या हुआ है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अलग अलग एनिमल्स हैं, यहाँ पे अलग अलग एनिमल्स हैं, ये अलग अलग एनिमल्स एक कॉमन हैबिटेट में आ गए, ये एक कॉमन हैबिटेट में आ गए और सेम हैबिटेट में या सेम एनवायरमेंटल कंडीशन में आने के बाद में, सेम हैबिटेट या सेम एनवायरमेंटल कंडीशन में आने के बाद में वो एक दूसरे जैसे दिखने लग गए, वो एक दूसरे जैसे दिखने लग गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो सेम हैबिटेट या सेम एनवायरमेंटल कंडीशन थी, वहाँ की जो डिमांड थी वो लगभग एक जैसी थी, तो उन्हें जो स्ट्रक्चर डेवलप करने पड़े वो भी ऐसे थे। बेसिकली उनका जो एनाटॉमिकल और स्ट्रक्चरल प्लान है वो तो अलग था, लेकिन बाहर से वो एक जैसे देखने लग गए कि वो एक जैसा फंक्शन कर पाए। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि जब अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म, ये सब अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म हैं, वो एक दूसरे से ज़्यादा सिमिलर दिखने लग जाए, क्यों? उनको सर्वाइव करना है और अडेप्ट करना है सेम एनवायरमेंटल कंडीशन में, उसे मैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहता हूं। ठीक है जी, मैं इसे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहता हूं। और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से क्या होगा बेटा, एनालॉगस ऑर्गन्स बनते हैं। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से क्या होगा, एनालॉगस